इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक के सेटबैक के बाद क्या बीजेपी के लिए सब कुछ खत्म हो गया? कर्नाटक के सेटबैक के बाद क्या बीजेपी कमबैक करेगी? दक्षिणी राज्य के चुनावों का अगले चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, आज हम इस विषय में बात करेंगे। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत ने पूरे विपक्ष को बूस्टर डोज दे दी है। कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष कर्नाटक की जीत का जश्न मनाने में जुटा हुआ है। विपक्ष एक सुर में दावा करने लगा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से धूल चटाई जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कर्नाटक के नतीजों को 2024 या इस साल कई राज्यों में होने वाले चुनाव का रिजल्ट मान लेना सही नहीं होगा। न ही यह मान लेना सही है कि कर्नाटक की हार के बाद दक्षिण में बीजेपी के लिए सभी गेटवे बंद हो गए। तेलंगाना में उसके लिए उम्मीद की किरण अभी भी बनी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना में बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया था। दूसरी बात यह है कि कर्नाटक की जनता जिस तरह से विधानसभा चुनाव में वोटिंग करती है, वो ट्रेंड लोकसभा में नहीं होता है। बीजेपी को इस साल राज्यों में होने वाले चुनाव में ज्यादा दमखम लगाना होगा। यह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की करारी शिकस्त से उबरने का टॉनिक होगा। बीजेपी भी इस बात को समझती है कि वह कर्नाटक की हार के बाद अपनी चुनावी रणनीति में जरूर बदलाव करेगी। अपनी रणनीति में बीजेपी ज्यादा आक्रामक हो सकती है। 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी विपक्ष इसी तरह खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस खुशी को फुर्र कर दिया था। विपक्ष कर्नाटक में बीजेपी की हार से कुछ ज्यादा ही खुश हो गया है। कांग्रेस के साथ वह जीत का जश्न मनाने में लगा हुआ है। जो ममता बनर्जी कल तक राहुल गांधी और कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाती थी, उनके सुर नरम हो गए। कर्नाटक चुनाव से बेशक कई चीजों में बदलाव होगा, मसलन राहुल का कद बढ़ेगा। कांग्रेस इसका श्रेय उन्हें देने में जुट जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने सबसे ज्यादा समय इसी राज्य में गुजारा था। मल्लिकार्जुन खड़गे की स्थिति और मजबूत होगी। इससे विपक्ष के एकजुट होने का रास्ता भी खुलेगा। कांग्रेस की छतरी के नीचे आने में कुछ विपक्षी दलों का संकोच जरूर कम होगा, यह दिखने भी लगा है। ममता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सुर कांग्रेस के लिए बदल चुके हैं। हालांकि कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद उसने ऐसी ही खुशफहमी पाली थी। तब भी बीजेपी के लिए उल्टी गिनती की बात होने लगी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष मुंह के बल गिरा था। जो बीजेपी 2014 में 282 सीटें जीती थी, वह 2019 में 303 लोकसभा सीट जीतने में सफल हुई थी। कुल मिलाकर पूरे गणित पर पानी फिर गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक की हार से बीजेपी के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, न ही इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पर आशा है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। कहा तो यह जा रहा है कि अगर पीएम ने इतनी ताकत नहीं झोंकी होती तो जो सीटें दिख रही हैं वो भी नहीं आती। असल में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान सत्ता विरोधी लहर का हुआ। इस हार के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है बसवराज बोम्मई। यह कहना भी गलत होगा कि कर्नाटक की हार के बाद दक्षिण में पैठ बनाने के लिए बीजेपी के रास्ते बंद हो गए हैं। तेलंगाना में उसके लिए उम्मीद की किरण है। इसका भी कारण समझते हैं। बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में 7% से भी कम वोट मिले। वह महज एक सीट जीती थी। वही साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का वोट शेयर उछल गया, यह बढ़कर 20% हो गया। फिर ग्रेटर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में समीकरण बदल गए। बीजेपी को इसमें 150 वार्डों में से 48 पर जीत हासिल हुई। ग्रेटर हैदराबाद में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इकलौती जीत मिली थी, इसी क्षेत्र से मिली थी। कुल मिलाकर खेल अभी खुला हुआ है। यह तय है कि बीजेपी को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसके जरिए वह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पिच पूरी कर पाएगी। भगवा पार्टी को उम्मीद थी कि वो कर्नाटक के जरिए दक्षिण भारत के राज्यों में अपना विस्तार कर सकेगी। पार्टी के लिए कर्नाटक को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था, लेकिन इसी बीच चुनाव के नतीजों ने पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है। इस साल के अंत में तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के रणनीतिकारों ने सोचा था कि यदि कर्नाटक में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो तेलंगाना में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और मतदाताओं को साथ लाने में मदद मिलेगी।
और इसी कारण से कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के नेताओं से कहा था कि पार्टी के मिशन साउथ को सफल बनाने के लिए कर्नाटक चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। कर्नाटक में भाजपा की हार आगामी लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए एक चुनौती बन सकती है। दरअसल दक्षिण के 5 राज्यों कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना की 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका है। इन 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 129 सीटें, तो ऐसे में अगली सरकार बनाने में इन सांसदों की भूमिका काफी अहम होने वाली है। भाजपा को कर्नाटक के जरिए ही दक्षिण भारत में अपना पैर पसारना है, लेकिन यहाँ उन्हें हार मिली। इस हार के बाद पार्टी को साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति बनाने की जरूरत है। अगर इस बार मिशन साउथ को लेकर नई रणनीति को मजबूत नहीं किया गया तो कर्नाटक के बाद पार्टी को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण के बाकी राज्यों में उसको बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को दक्षिण भारत से काफी उम्मीदें थी। हालांकि दक्षिण भारत के कई भाजपा नेताओं का कहना है कि कर्नाटक की हार पार्टी के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन यह किसी भी तरह से पार्टी के मिशन साउथ को प्रभावित नहीं कर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता अब दक्षिण भारत के और राज्यों का दौरा करेंगे ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा सके। कर्नाटक में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। इस हार के बाद पार्टी मिशन साउथ को लेकर अपनी नई रणनीति बनाएगी, वरना कर्नाटक के साथ ही उसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी नुकसान हो सकता है। इन 3 अहम राज्यों के अलावा मिजो नेशनल फ्रंट शासित मिजोरम में नवंबर में चुनाव है और तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बनाने वाले चंद्रशेखर राव शासित तेलंगाना में दिसंबर में चुनाव है। विधानसभा चुनाव का सिलसिला यही खत्म नहीं होता है। लोकसभा चुनाव से पहले या साथ में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों में अगले साल अप्रैल में चुनाव है और लोकसभा चुनाव मई महीने में है। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत बीजेपी के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी खबर नहीं हो सकती। ओडिशा में नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव काफी लोकप्रिय नेता हैं। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की मौजूदगी कहीं से भी प्रभावी नहीं। ऐसे में कर्नाटक के बाद इन राज्यों में बीजेपी के लिए उम्मीद की कोई ठोस वजह नहीं है। भारत के मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनादेश अलग अलग तरह से देते हैं। जैसे राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 24 पर बीजेपी को जीत मिली। इसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे रहे थे। हिंदी प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग अलग पिछले कई चुनावों से दिख रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के विधानसभा और लोकसभा के नतीजे एक जैसे होते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के पास स्थानीय नेतृत्व कांग्रेस की तुलना में काफी कमजोर है। बीजेपी के पास येदियुरप्पा के अलावा कोई कद्दावर नेता नहीं है। येदियुरप्पा भी अब काफी अलोकप्रिय हो गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी की हार से ज्यादा कांग्रेस की जीत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत मोदी के अलोकप्रिय होने का कारण है। बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व खासा अलोकप्रिय था। दूसरी बात यह है कि जितनी बड़ी जीत कांग्रेस को मिली, उससे साफ है कि पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट करने वाले लिंगायतों ने भी कांग्रेस को वोट किया है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों नेता दो स्वर में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जा चुके हैं और इसका सीधा असर कांग्रेस की सेहत पर पड़ा है। दूसरी तरफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर कोई ऐसी कलह नहीं है। कर्नाटक ने बीजेपी को अपमानजनक हार दी है और यह कर्नाटक की स्थानीय बीजेपी से ज्यादा निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हार है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद देश भर से कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाइयां मिलने लगी। विपक्षी एकजुटता के अगुवा बने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी अंदाज में बधाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक विधानसभा आम चुनाव में जीत और स्पष्ट बहुमत हासिल करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस को बधाई देने का विपक्षी दलों का तो हक बनता ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को ट्वीट कर बधाई दी थी। उन्होंने भी लिखा, कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक विधानसभा में जीत की बधाई। वह लोगों के विश्वास पर खरे उतरे, इसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।
बधाई तो विपक्षी एकता की सबसे बड़ी पैरोकार रही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी दी, लेकिन उनका अंदाज सबसे अलहदा रहा। उनके इसी अलहदा अंदाज में विपक्षी एकता पर संशय के संकेत साफ साफ दिखे। ममता बनर्जी ने कर्नाटक की जनता को इस जीत की बधाई दी। उनकी बधाई संदेश में कांग्रेस का जिक्र तक जुबान पर नहीं आया। कांग्रेस के किसी नेता को भी उन्होंने बधाई नहीं दी। पत्रकारों के कुरेदने पर भी उन्होंने राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता का नाम लेने से परहेज किया। राहुल का नाम सुनते ही वह उठकर चली गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट से विपक्षी एकता मुहिम से किनारा करने का संकेत दिया। ममता की सलाह पर ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वे ममता बनर्जी से कोलकाता में जाकर मिले भी थे। ममता ने उन्हें सलाह दी थी कि विपक्षी दलों की बैठक पटना में रखी जाए। इससे गदगद होकर नीतीश कुमार ने उन्हें पटना में जाकर मीटिंग रखने का ऐलान किया था। इससे नीतीश ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। इस बीच कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद डीएमके नेता और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बधाई देते हुए खुलकर कांग्रेस नेतृत्व की तारीफ की। कांग्रेस की जीत से ममता बनर्जी को सुकून तो मिला, लेकिन बीजेपी की हार हुई। पर कांग्रेस के प्रति उनके मन में क्या चल रहा है यह उनके ट्वीट से उजागर हो गया। उन्होंने अपने ट्वीट में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस या उसके किसी नेता का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने एक बार भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। घुमा फिराकर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वो कांग्रेस का नाम लेने से कतराती क्यों है, कर्नाटक की जीत पर जब राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो ममता ने सवाल ही टाल दिया। उन्होंने सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल या मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेने से परहेज किया। ममता बनर्जी ने भले कांग्रेस और उसके नेताओं को बधाई नहीं दी, लेकिन वह कर्नाटक की जीत के लिए वहां की जनता को बधाई देना नहीं भूली। इतना ही नहीं, ममता ने तीसरे नंबर पर रही पार्टी जेडीएस के नेता कुमार स्वामी की खूब प्रशंसा की। कहा कुमार स्वामी ने बढ़िया प्रदर्शन किया। कर्नाटक के परिणाम के बहाने वह खूब बोली, लेकिन कांग्रेस को जीत का श्रेय देने की जरूरत नहीं समझी। ममता ने कहा कि कर्नाटक की जीत के लिए भाजपा की नीतियां जिम्मेवार हैं। इसी क्रम में उन्होंने सलाह दी कि बीजेपी को परास्त करने के लिए रणनीति बनाकर लड़ाई लड़नी होगी। जो पार्टी जहां मजबूत है, चाहे वह राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी, लोकसभा चुनाव में उसे ही लड़ना होगा। आमने सामने 1:1 के तहत भाजपा से लड़ना होगा। अब किसी को यह समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन पसंद नहीं है। अगर ममता के फॉर्मूले पर विपक्ष में सहमति बनती है तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले ही बीजेपी का सामना करेगी। जाहिर है कि ममता के इस सुझाव पर ना कांग्रेस सहमत हो सकती है और ना ही दूसरे विपक्षी दलों के ही नेता इसे पसंद करेंगे। ममता बनर्जी जब तीसरी बार बंगाल की सीएम बनी तो उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास शुरू किया। वो दिल्ली गई, ओडिशा गई, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नवीन पटनायक से उन्होंने मुलाकात की। उनके इस प्रयास को झटका तब लगा जब एनसीपी नेता पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत ने कांग्रेस बिना विपक्षी एकता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तभी से ममता खामोश हो गई थी। कभी बात उठती भी है तो वो स्पष्ट करती है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। नीतीश कुमार की पहल पर वह एकजुटता के लिए तैयार हुई थी, लेकिन कर्नाटक का परिणाम आने के बाद उनके रुख को देखकर यही लगता है कि विपक्षी एकता की किसी मुहिम में शायद ही उनकी भागीदारी हो। इसलिए कि नीतीश कुमार ने एकता का अभियान ही कांग्रेस अध्यक्ष कर दिया और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शुरू किया था। इधर कांग्रेस ममता को फूटी आंख नहीं सुहा रही है और उधर नीतीश कुमार सबको एकजुट करने में लगे हुए। आखिर क्या होगा इसका परिणाम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।